नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट डेटा कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डेटा है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे आर का एग्ज़ाम हो या उसके बाद में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो, दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि एग्रीकल्चर का जो भी अपडेटेड डेटा होगा, इसके साथ साथ खनिजों से रिलेटेड जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम एग्रीकल्चर कवर कर रहे हैं। एक दो दिन के अंतराल पर खनिजों से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेटा होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस तरह के डेटा को जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम तैयार करते हैं, तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये ऑथेंटिक है कि नहीं, लेटेस्ट है कि नहीं। तो इस पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा मैंने तैयार किया है। एक रिपोर्ट आती है एग्रीकल्चर की, किस नाम से आती है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस। उस रिपोर्ट से ये डेटा मैंने तैयार किया है, तो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। कोई इसमें आपको बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया कितना है? 328.75 मिलियन हेक्टेयर है। अब दूसरा है रिपोर्टेड एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन, यानी ये तो आपका टोटल जोग्राफिकल एरिया हो गया। इसमें से ऐसा एरिया जो उपयोग किया जाता है या जिस भूमि का उपयोग किया जाता है वो कितना है? 306.54 मिलियन हेक्टेयर है। अब वनों के अंतर्गत कितना एरिया आता है? एरिया अंडर फॉरेस्ट, वनों के अंतर्गत कितना एरिया आता है? तो वो है 71.75 मिलियन हेक्टेयर। और ये टोटल आपका जो लैंड यूटिलाइजेशन है, यानी 306.54 मिलियन हेक्टेयर जो है, उसका कितना परसेंटेज है? 23.41%। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। वैसे मैंने आज का ये जो पूरा डेटा है अंग्रेज़ी में तैयार किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा कह सकते हैं क्लिष्ट अंग्रेज़ी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि वो थोड़ा सा अंग्रेज़ी में ही रिपोर्ट थी, तो मैंने अंग्रेज़ी में ही तैयार कर लिया उसको। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम हिंदी में पढ़ते हैं जनरली। मैं जब सारी वीडियो हिंदी में ही बनाता हूँ, तो आप ये समझें कि अंग्रेज़ी में तैयार कर दिया, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की इंग्लिश से किसी को कोई दिक्कत होगी। हालांकि मैं सारी चीज़ों को हिंदी में भी एक्सप्लेन साथ ही साथ करता चलूँगा, है ना। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट, वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? 71.75 मिलियन हेक्टेयर। ये तो मिलियन हेक्टेयर में है। परसेंटेज में देखेंगे, टोटल जो लैंड यूटिलाइजेशन है, भूमि उपयोग जो की जाती है, 306.54 मिलियन हेक्टेयर, उसका कितना परसेंटेज है? 23.41%। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ऐसा एरिया जिस पर फसल बोई जाती है ना, तो वो कितना है? 211.36 मिलियन हेक्टेयर है। और रिपोर्टेड एरिया जो है, ये वाला लैंड यूटिलाइजेशन वाला, इसका अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 68.95% रिपोर्टेड एरिया पर जो है फसलें बोई जाती हैं, क्रॉप्ड एरिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेट एरिया सोन, ये ग्रॉस है। ये नेट, ग्रॉस को बोलते हैं सकल और नेट को बोलते हैं शुद्ध। तो इसको बोलेंगे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया शोन, ये कितना है? 139.90 मिलियन हेक्टेयर है। अगर रिपोर्टेड एरिया के हिसाब से परसेंटेज देखें तो 45.64% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? फसल सघनता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते चलिएगा और याद कर लीजिएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता कितनी है भारत की? तो 151.08%। नेट इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड का मतलब होता है सिंचित, सिंचाई जिस पर की जाती है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? वो है आपका 75.46 मिलियन हेक्टेयर। और सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 112.23 मिलियन हेक्टेयर। तो ये जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, किससे रिलेटेड थे? लैंड यूज इंडिकेटर से रिलेटेड थे। ठीक है, फसल उपयोग सूचक जो थे उनके अंतर्गत ये 7-8 पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद में देखते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो अभी तो हम इनका क्या देख सकते हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम इसी वीडियो में बात करेंगे कौन सी फसल में कौन से स्टेट्स जो हैं वो लीड करते हैं। इसके साथ साथ देशों के संबंध में देखेंगे कौन सा देश किस फसल के उत्पादन में जो है अग्रणी है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने इसी में ऐड ऑन कर रखी हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम दे रखे हैं। एक में दे रखा है आपका 2020-21, एक में दे रखा है आपका 2021-22, और तीसरा जो कॉलम है उसमें दे रखा है 2022-23। लेकिन जो 2022-23 वाला ये क्या है? ये द्वितीय अग्रिम अनुमान है ना। ये जो है एस्टीमेट
सेकंड एस्टीमेट है, अग्रिम अनुमान है। तो ये वाला जो डेटा है आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेटा निकालती है तो उसमें वो एक्सपेक्टेशन करती है कि इतना जो है अनुमानित उत्पादन किसी भी फसल का हो सकता है। तो अनुमान में से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होता है, ठीक है, वहाँ से प्रश्न आता है। तो एक्यूरेट डेटा हमारे पास लेटेस्ट जो अब तक गवर्नमेंट के हिसाब से है वो कितना कहाँ तक है, 2021-22 का है, और 2020-21 का ये पुराना डेटा है ना। तो मेनली आपको जो कॉलम पर फोकस करना है वो 2021-22 के कॉलम पर फोकस करना है, क्योंकि यहीं तक का अपडेटेड डेटा जो है इस रिपोर्ट में दिया गया है ना। ये जो अग्रिम अनुमान है, अनुमानित जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैंने पूरी रिपोर्ट उस हिसाब से तैयार करी थी, तो मैंने इसमें जो है ये सारी चीज़ें रखी हैं। हाँ, कभी कभी इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 2020-21 यानी इससे पिछला जो फाइनल कह सकते हैं प्रोडक्शन था वो कितना था, तो पिछला वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, क्योंकि प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाएंगे, प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। जैसे टॉप 3 लीडिंग स्टेट्स पूछ लिए या टॉप 3 लीडिंग कंट्रीज पूछ लिए, तो वहाँ से प्रश्नों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि 2021-22 में फाइनल जो प्रोडक्शन था चीज़ों का कितना हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा इनको देख जरूर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल का 2020-21 में 124.36 मिलियन टन, ये सारे जो जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये आप मिलियन टन कंसीडर करके चलेंगे। तो राइस का कितना रहा था, 124.36 मिलियन टन। 2021-22 का जो फाइनल हमारा डेटा है, हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, उसमें राइस का प्रोडक्शन कितना है, 129.47 मिलियन टन। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से बोलते चलूंगा, आप ईयर ध्यान रखिएगा। पहला वाला कॉलम 2020-21, दूसरा वाला कॉलम 21-22, तीसरा कॉलम हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। वीट का देखेंगे हम, गेहूं का, तो गेहूं का रहा है आपका 107.74 मिलियन टन। ज्वार का कितना रहा है, 4.15 मिलियन टन। बाजरे का देखेंगे आप, तो बाजरे का पिछले वर्ष जो है 10.86 मिलियन टन था। इस बार थोड़ा सा कम जो है इसका प्रोडक्शन हुआ है, 9.78 मिलियन टन है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे मक्का के बारे में, मेज़ के बारे में, तो इसका जो लेटेस्ट आपका प्रोडक्शन है 33.73 मिलियन टन है। रागी का देखेंगे तो इसका भी प्रोडक्शन जो है पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा घटा है, पहले 1.99 मिलियन टन था, अब की बार 1.7 जो है मिलियन टन है। स्मॉल मिलेट, छोटे अनाज जो होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा बढ़ा है, पहले 0.34 मिलियन टन था, इस बार 0.36 मिलियन टन है। जौ के बारे में बात करें तो इसका प्रोडक्शन भी घटा है, पहले देखेंगे तो 1.65 मिलियन टन था, इस बार 1.37 मिलियन टन है। न्यूट्री सीरियल और आपके कोर्स सीरियल, मतलब जो पोषक अनाज होते हैं और जो मोटे अनाज होते हैं, उनको अलग अलग यहाँ पर कैटेगराइज करा गया है। तो न्यूट्री सीरियल जो पोषक अनाज होते हैं उनका प्रोडक्शन 2020-21 में 18.02 मिलियन टन रहा, और 2021-22 में 16 मिलियन टन रहा। अब आप इतने सारे डेटा को याद कैसे रखेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनेगा, है ना, ये चीज़ मैं आपसे बता दे रहा हूँ पहले ही, यहाँ से प्रश्न बहुत कम चांस है कि बनेगा। हाँ, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन पूछ सकता है आपसे कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कुल अनाज का प्रोडक्शन कितना हुआ, या कुल ऑयल सीड जितने भी हैं, यानी ऐसी फसलें जो तिलहन फसलें हैं उनका प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कितना हुआ, है ना। तो टोटल प्रोडक्शन जो है यहाँ से पूछा जाने की संभावना बनी रहती है। पार्टिकुलर किसी एक क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं पूछता है, जनरली ऐसा देखा गया है, ना ही आपने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे, क्योंकि मैं आपको रिपोर्ट पूरी यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उस तरीके से मैंने चीज़ें वहाँ पर रखी हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट करने में हेल्प मिल सके। तो ये जो हम बात कर रहे थे न्यूट्री सीरियल, इसका मतलब होता है आपका पोषक अनाज, और कोर्स सीरियल इसका मतलब होता है आपका जो मोटे अनाज होते हैं। तो मोटे अनाजों में देखेंगे हम तो 51.32 मिलियन टन रहा था 2021-21 में, और 21-22 का जो फाइनल डेटा है हमारे पास में उसमें 51.10 मिलियन टन जो है कोर्स सीरियल का प्रोडक्शन हुआ है। आगे देखते हैं, कुल जो कह सकते हैं कुल जो मोटे अनाज हैं
उसमें देखेंगे तो 285.27 मिलियन टन ये था पिछले वर्ष 2020-21 में। और 21-22 का जो फाइनल डेटा है इस साल का, तो उसमें है 288.31 मिलियन टन। तो अगर आप टोटल उनको याद न रखें तो आपको याद क्या रखना है कि टोटल जो अनाज है, मोटे अनाजों की बात हम कर रहे हैं, तो 2021-22 का जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, 2023 में ये रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा। मैं 2021-22 को लेटेस्ट अपडेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2021-22 का जो डेटा है 2023 में आया है, गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया है ना, 4-5 महीने पहले ये डेटा आया था। तो 288.31 मिलियन टन टोटल मोटे अनाजों का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हुआ है। अब इसके बाद में दालों को देखते हैं। तो दालों में भी उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा था, प्रत्येक दाल जो है, अलग अलग फसल जो है, उसका आपको डेटा याद नहीं रखना है, टोटल पल्सेस का डेटा जरूर याद रखिएगा, है ना। टोटल पल्सेस, कुल दालें, ये है कुल दालें, टोटल पल्सेस, इसको याद रखिएगा, बाकी इनको देख लीजिए सिर्फ। तुअर या जो अरहर की दाल होती है उसका कितना है, 4.22 मिलियन टन है। ग्राम यानी चना जो है ये 13.54 मिलियन टन है। उड़द की बात करेंगे तो 2.77 मिलियन टन है। और मूंग की बात करेंगे तो 3.16 मिलियन टन है 2021-22 में। लेंटिल बोलते हैं मसूर को, है ना, मसूर की दाल जो होती है, तो मसूर का जो प्रोडक्शन हुआ है 2021-22 में 1.26 मिलियन टन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में याद रखने की जो चीज़ है वो ये है, टोटल दालों का कितना प्रोडक्शन हुआ है 2021-22 में। तो फाइनल उसका जो प्रोडक्शन है वो है 27.30 मिलियन टन। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ऐसे ही अनाजों में हम बात करें तो मोटे अनाजों का कितना रहा है वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल फूड ग्रेन्स, ठीक है, कुल अनाज, टोटल फूड ग्रेन्स, कुल अनाजों का प्रोडक्शन कितना हुआ है 2021-22 में 315.61 मिलियन टन। ये आपका याद रखने का पॉइंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऊपर सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, आपको टोटल सीरियल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो याद रखना है। इसके बाद में टोटल दालों का प्रोडक्शन कितना हुआ है 27.30 मिलियन टन, ये आपको याद रखना है। और टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कितना हुआ है 315.61 मिलियन टन, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं तिलहन फसलों की तरफ। तो तिलहन फसलों में भी आपको टोटल ऑयल सीड यानी टोटल तिलहनों का जो प्रोडक्शन हुआ है वो याद रखना है, बाकी सभी चीज़ों को देख लीजिए, ठीक है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली की बात करते हैं तो 10.13 मिलियन टन 2021-22 में। कास्टर सीड यानी जो अरंडी होती है 1.61 मिलियन टन। सीसामम, तिल की जो फसल होती है, तिल जो होता है वो हुआ है आपका 0.78 मिलियन टन। सोयाबीन की बात करेंगे तो 12.98 मिलियन टन, है ना। सनफ्लावर, सूरजमुखी जो होती है 2.20, ये मिलियन टन में नहीं है, ये लाख टन में है, याद रखेंगे। सूरजमुखी जो है ये मिलियन टन में नहीं है, ये लाख टन में दे रखी है, 2.20 लाख टन। ऐसे ही लिनसीड जो है, अलसी हुई है 1.26 लाख टन। रेपसीड और सरसों को देखेंगे तो ये 11.96 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हुआ है 2021-22 में। इसके अलावा सैफ्लॉवर जो होता है, कुसुम जो होता है 0.61 लाख टन में है ये भी। और यहाँ से जो याद रखना है आपको वो ये याद रखना है, ऑयल सीड प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ है। तो टोटल जो 2021-22 में ऑयल सीड प्रोडक्शन हुआ है वो है 37.69 मिलियन टन, ठीक है। इसके बाद में गन्ना का आप याद रख लेंगे, गन्ना का जरूर याद रखिएगा क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं क्रॉप के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो गन्ने का प्रोडक्शन आप याद रखेंगे, 2021-22 का जो फाइनल प्रोडक्शन है 439.42 मिलियन टन। कॉटन यानी जो कपास होता है उसका है 311.18 LB। ये जो मिलियन टन में इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको हम गांठों में काउंट करते हैं। बी का मतलब है बेल, एल का मतलब है लाख, तो 311.18 लाख गांठें, ठीक है। तो इसको काउंट कैसे किया जाता है कि जो कपास होता है, कॉटन होता है, कॉटन के लिए एक गांठ में कितना वजन होता है 170 केजी, यानी 170 केजी कपास जब हम एक साइड में रखते हैं तो उसको बोलते हैं एक गांठ। तो इसी तरीके से 311.18 लाख गांठ जो है कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है। और जूट और मेस्ता के लिए जब बात होती है, यहाँ पर जूट और मेस्ता की क्रॉप के लिए बात हो रही है, तो जूट और मेस्ता को भी गांठों में ही काउंट किया जाता है, लेकिन इनका जो गांठों का एक तरीके से कह सकते हैं जो मेजरमेंट है वो थोड़ा अलग अलग है। कॉटन के लिए एक गांठ में 170 केजी कॉटन लेते हैं और जूट और मेस्ता के लिए एक बेल में या एक गांठ में 180 केजी लेते हैं, है ना।
तो इसी तरीके से आप देखेंगे कॉटन का कितना हुआ 311.18 लाख गांठें, और जूट और मेस्ता का कितना हुआ है, जूट का हुआ है आपका 97.62 लाख गांठें, और मेस्ता का 3.87 लाख गांठें। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट पार्टिकुलर क्रॉप के आधार पर अगर आप इनका प्रोडक्शन याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, क्योंकि गन्ना वगैरह का या कॉटन वगैरह का जो है पूछ लेता है कभी कभी। बाकी जो ऊपर चीज जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे हम ऑयल सीड की बात कर रहे हैं तो टोटल ऑयल सीड याद रखना, टोटल फूड ग्रेन कितना हुआ है वो याद रखना, टोटल पल्सेस कितने हुए हैं वो याद रखना, और टोटल मोटे अनाज कितने हुए हैं वो आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, है ना, कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो लीड कर रहे हैं किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में, और हाईएस्ट एरिया किस स्टेट में है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी पूछ ली जाती है कि सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो किस राज्य में है, और कंट्रीज, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल फूड ग्रेन, कुल जो अनाज हैं, कुल अनाजों के उत्पादन में सबसे शीर्ष जो 3 राज्य हैं उनमें सबसे पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल अनाजों के मामले में, ठीक है, कुल अनाजों के मामले में शीर्ष राज्य है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है, तीसरा स्थान आपका पंजाब का आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर इन फसलों की खेती, हाईएस्ट एरिया का मतलब क्या है, देखिए प्रोडक्शन का मतलब तो ये हो गया, यहाँ पे ये प्रोडक्शन के हिसाब से पहला कॉलम जो लिख रहा है यहाँ पर, ये पहला कॉलम ये बता रहा है कि किसी भी फसल के मामले में कौन सा राज्य जो है प्रोडक्शन के मामले में शीर्ष पर है। तो यहाँ उत्पादन की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोया जाना फसलों को, मतलब कितने ज़्यादा क्षेत्र पर फसलें बोई जा रही हैं, तो उसका हाईएस्ट एरिया किस स्टेट में है। और तीसरा जो कॉलम है प्रोडक्टिविटी का, वो ये है कि प्रति हेक्टेयर जो ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वो किस राज्य में हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी है। और टॉप कंट्रीज जो देशों के संदर्भ में बात हो रही है। तो इस तरीके से चीज़ें हम यहाँ से देखते चलेंगे। टोटल फूड ग्रेन में यूपी सबसे पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है फूड ग्रेन का यानी अनाजों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर राजस्थान आ जाता है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आ जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो पंजाब में होती है, यानी पंजाब में प्रति हेक्टेयर में लगभग 4,606 केजी जो है फूड ग्रेन जो है उत्पादित किए जाते हैं। तो ये डेटा आपको अंदर वाला याद नहीं रखना है कि कितने हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने केजी अनाज यहाँ पे हो रहा है, ये डेटा याद नहीं रखना है। केवल स्टेट का नाम आपको याद रखना है कि प्रोडक्टिविटी के मामले में, सर्वाधिक उत्पादकता के मामले में, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में कौन सा स्टेट आगे है। फूड ग्रेन में पंजाब है, एरिया के मामले में यूपी है, और प्रोडक्शन के मामले में भी यूपी है। कंट्रीज़ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में होता है, दूसरे स्थान पर यूएसए आता है, भारत का स्थान है अनाज उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर। चावल की बात करेंगे तो चावल सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, पंजाब का स्थान तीसरा है। लेकिन एरिया के हिसाब से देखेंगे तो एरिया सबसे ज़्यादा चावल का कहाँ पे है, यूपी में है। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है। स्टेट्स में अगर कंपैरेटिवली देखें सबसे ज़्यादा क्षेत्र चावल का उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्र होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और ये दूसरे तीसरे स्टेट अगर याद न रखें तो केवल एक एक याद जरूर कर लीजिएगा। प्रोडक्शन वाले आपको तीनों याद करने हैं, हाईएस्ट एरिया वाला एक याद कर लेना जो सबसे टॉप हो, और प्रोडक्टिविटी वाला भी एक ही याद करना है, और मैंने एक ही उसमें लिखा हुआ है। तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब। हाईएस्ट एरिया चावल की फसल का उत्तर प्रदेश में है, और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पंजाब में है। उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। टॉप कंट्रीज चावल के मामले में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, बांग्लादेश तीसरे स्थान पर। वीट की बात करते हैं, गेहूं की, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दूसरा स्थान एमपी का है, तीसरा स्थान पंजाब का है, और हाईएस्ट एरिया भी यूपी में ही है। गेहूं के क्षेत्र का सबसे गेहूं की फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। प्रोडक्टिविटी इसकी भी पंजाब में ही है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देखी, चाहे हम टोटल फूड ग्रेन की बात करें, चाहे हम चावल की बात करें, चाहे हम गेहूं की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब में है। अब गेहूं में
देशों में बात करेंगे तो सबसे आगे है चाइना, उसके बाद में इंडिया, तीसरे स्थान पर रसिया का स्थान आता है। न्यूट्री या कोर्स सीरियल की बात करते हैं, पोषक और जो मोटे अनाज हैं उनकी बात करते हैं तो राजस्थान इसके मामले में सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटका है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। हाईएस्ट एरिया भी न्यूट्री और कोर्स सीरियल का राजस्थान में ही है। और प्रोडक्टिविटी लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है इसकी। ज्वार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर है उत्पादन में, है ना। हाईएस्ट एरिया सबसे ज़्यादा ये भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और देशों में बात करेंगे तो ज्वार उत्पादक सबसे अग्रणी देश है आपका यूएसए, दूसरे स्थान पर नाइजीरिया का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर आपका आता है इथोपिया। बाजरा उत्पादन की बात करते हैं तो बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी स्टेट जो है वो आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। बाजरे के प्रोडक्शन में यूपी दूसरे स्थान पर आता है, राजस्थान पहले स्थान पर आता है। और यहाँ से हम देखेंगे हाईएस्ट एरिया बाजरे का कहाँ पे है, राजस्थान में ही है। प्रोडक्टिविटी लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हरियाणा में। बाजरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। बाकी प्रोडक्शन ओवरऑल टोटल जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ बाजरे का जो क्षेत्र है वो भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। मक्का की बात करते हैं, मक्का सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर आपका एमपी, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और क्षेत्र भी जो है कर्नाटक में ही है। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, कर्नाटक में ही है। और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है। 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो उत्पादन होता है मक्का का वो तेलंगाना में होता है। मक्का उत्पादन से जुड़े हुए देशों को देखेंगे, सबसे ज़्यादा मक्का होती है आपकी कहाँ पे, यूएसए में। दूसरा स्थान है आपका चाइना का, तीसरा स्थान है आपका ब्राज़ील का। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो मक्का के उत्पादन में भारत का स्थान है 6वां। टोटल पल्सेस, कुल दालों की बात हो रही है, एक एक दाल अलग अलग बात नहीं हो रही है, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं तो कुल मिलाकर के सभी दालों को यहाँ पर ऐड करके देखा जा रहा है। टोटल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर आपका राजस्थान आता है। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें कि दालों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है तो वो राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और आपकी प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुजरात में है। टोटल दालों के उत्पादन में अगर देशों की बात करें तो भारत सबसे अग्रणी देश है दालों के उत्पादन में, पोलैंड दूसरे स्थान पर आता है, फ्रांस तीसरे स्थान पर आता है। चना की बात करते हैं तो चना में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी गुजरात में सबसे ज़्यादा है। तूर या अरहर जिसको बोलते हैं, अरहर सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्षेत्र सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है और जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लेंटिल या मसूर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र है, मसूर का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, यूपी में है। और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अब इसमें से आपको याद क्या रखना है वो एक बार जरा सा देख लीजिए। इसमें से मुख्य मुख्य चीज़ें कौन सी हैं उनको एक बार थोड़ा सा कह सकते हैं आप ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, मतलब इनको याद कर नहीं करना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी। तो टोटल फूड ग्रेन आपको याद रखना है, गेहूँ चावल ये मुख्य फसलें हैं, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से आप टोटल दालें याद रखेंगे, टोटल दालों के। और यहाँ से आप रखेंगे आपका बाजरा और न्यूट्री कोर्स सीरियल, ठीक है, मोटे अनाज या पोषक अनाज, ये आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं तो इसको याद रखेंगे। बाकी अलग अलग ये आपका ग्राम, तूर, लेंटिल को बिल्कुल याद मत करिएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको यहाँ से याद रखना है टोटल ऑयल सीड, कुल ऑयल सीड के मामले में राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर एमपी है। क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है ऑयल सीड का वो मध्य प्रदेश में है, उत्पादन राजस्थान में है, क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली ये भी इंपॉर्टेंट है, मूंगफली याद रखिएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और क्षेत्र भी गुजरात में सबसे ज़्यादा है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो आपकी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। देशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन जो होता है वो चाइना में होता है। भारत का स्थान इन संदर्भ में दूसरा है और तीसरे स्थान पर आपका नाइजीरिया आता है। रेपसीड और सरसों की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, राजस्थान में ही सरसों का सर्वाधिक क्षेत्र है।
और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। रेपसीड और सरसों में देशों में बात करेंगे तो कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, चाइना दूसरे स्थान पर है, और रेपसीड और सरसों के मामले में भारत का स्थान आता है तीसरा। सोयाबीन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि सोयाबीन में जनरली हमको कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, जैसे चीनी में महाराष्ट्र और यूपी जो है उनमें बदलाव होता रहता है, कभी महाराष्ट्र ऊपर पहुंच जाता है, कभी यूपी ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरीके से सोयाबीन के साथ में कहानी घटती है। सोयाबीन से ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपको पता है कि एमपी को सोया स्टेट कहते हैं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन वहाँ पे होता है जनरली, लेकिन एमपी और महाराष्ट्र जो है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं प्रोडक्शन में। तो अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार महाराष्ट्र जो है प्रोडक्शन के मामले में, सोयाबीन के प्रोडक्शन के मामले में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है राजस्थान। लेकिन क्षेत्र के हिसाब से बात करें कि सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है ना। इस संबंध में महाराष्ट्र किस स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। राजस्थान प्रोडक्शन के मामले में भी तीसरे स्थान पर है, क्षेत्र के मामले में भी तीसरे स्थान पर है। और पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है सोयाबीन की वो कहाँ पे ज़्यादा है, वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है। देशों में बात करें सबसे ज़्यादा सोयाबीन ब्राज़ील में होता है, दूसरा स्थान आता है आपका यूएसए का, तीसरे स्थान पर है आपका अर्जेंटीना। इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन याद रखिएगा। सनफ्लावर इसको याद रखो मत रखो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए केवल। सनफ्लावर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका कर्नाटका में होता है, क्षेत्र भी कर्नाटका में ही है, और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। सनफ्लावर के मामले में देशों को जरूर याद रखिएगा। देशों में देखेंगे तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है सूरजमुखी का, रसिया दूसरे स्थान पर है, और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। कॉटन इंपॉर्टेंट है, कॉटन को याद रखना है। कॉटन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। जैसे मैंने आपको बताया कि चीनी के और गन्ना के उत्पादन में देखते हैं हम तो महाराष्ट्र और यूपी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र और एमपी जो है वो ऊपर होता रहता है। अब यहाँ से देखेंगे तो कॉटन के मामले में महाराष्ट्र और गुजरात जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अभी लेटेस्ट अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉटन में महाराष्ट्र प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, गुजरात का स्थान दूसरा है, तेलंगाना का स्थान तीसरा है ना। और इसी तरीके से हम देखेंगे क्षेत्र के हिसाब से, तो क्षेत्र जो है कॉटन में वो भी महाराष्ट्र में ही है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर गुजरात, और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो है कॉटन की वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। देशों के संदर्भ में बात करें तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है चाइना, और चाइना के बाद में दूसरा स्थान आता है इंडिया का, तीसरा स्थान आता है आपका यूएसए का। जूट और मेस्ता की बात करेंगे तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है, क्षेत्र भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, और प्रोडक्टिविटी भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। देशों में बात करेंगे तो भारत जूट और मेस्ता का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके बाद में दूसरा स्थान बांग्लादेश का आता है, तीसरा स्थान आपका चाइना का आता है। शुगर केन यहाँ पर देख रहे हैं हम, गन्ना, गन्ने में देखेंगे तो यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है ये पहले, दूसरे और तीसरे स्टेट हैं। और क्षेत्र के हिसाब से भी देखेंगे तो तब भी यहाँ पर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका ही हैं। और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी शायद मुझे याद नहीं है, हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है, मैंने देखा था किसी ने, मतलब मैं पेपर देख रहा था तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि पेपर कौन सा था, लेकिन ये अभी कह सकते हैं एक आध साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो है शुगर केन की, गन्ना की, वो कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये तमिलनाडु में ज़्यादा है। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चंस वो निकाल करके हमसे पूछते हैं कि जहां हमें कन्फ्यूज़न होने की थोड़ी सी गुंजाइश रहे। क्योंकि हमको पता है कि गन्ना या चीनी की जब भी बात होती है तो यूपी और महाराष्ट्र का नाम आता है, तमिलनाडु पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी जैसे हम यूपी वाला भी आपका सीरीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में, यानी विशेष रूप से साउथ इंडिया का जो गन्ना होता है वो, उसमें मिठास ज़्यादा होती है, रस उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है इधर होती है नॉर्थ की तरफ, यूपी और इधर, है ना। तो प्रोडक्शन में मामले में ये आगे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो गन्ना है वो साउथ इंडिया में मिलता है। तो शुगर केन के मामले में हमने यहाँ पे देख लिया कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट है। क्षेत्र के हिसाब से भी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और गन्ने के मामले में देशों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है ब्राज़ील में, भारत का स्थान गन्ना उत्पादन में दूसरा है, तीसरे स्थान पर आपका चाइना आता है। तंबाकू के उत्पादन में देखेंगे तो गुजरात सबसे आगे है,
आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो प्रोडक्शन के मामले में भी गुजरात सबसे आगे है, और तंबाकू का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो भी कहाँ पे है, आपका गुजरात में ही है। और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। देशों के संदर्भ में बात करेंगे तो चाइना पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, और आपका जो ब्राज़ील है वो तीसरे स्थान पर है। अब ये तो हो गई कुछ मुख्य फसलें। अब यहाँ से देखेंगे खास करके जो आपकी बागवानी फसलें होती हैं, कुछ फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, है ना, या कुछ अन्य चीज़ें जिनका प्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए। तो एप्पल की बात करते हैं, जैसे सेब जो है, सेब सबसे ज़्यादा होता है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सेब सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे स्थान पर कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा स्थान किसका आता है, उत्तराखंड का आता है। एरिया एप्पल का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कंट्रीज़ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक देश जो है चाइना है। दूसरे स्थान आता है यूएसए का। तीसरा आता है आपका तुर्की का। इंडिया का स्थान जो है इस संदर्भ में कौन सा है, पांचवा स्थान है। केला की बात करें तो केला सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तीसरे स्थान पर आता है आपका गुजरात। एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और कंट्रीज़ की बात करेंगे तो भारत सर्वाधिक केला उत्पादक देश है। दूसरा स्थान चाइना का आता है। तीसरे स्थान पर है आपका इंडोनेशिया। काली मिर्च की बात करें, ब्लैक पेपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कर्नाटक में। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और कर्नाटक में ही इसका सबसे ज़्यादा एरिया है। कैश्यू नट यानी काजू, काजू सबसे ज़्यादा होता है आपका महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान पर है आपका उड़ीसा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र या एरिया जो है वो आपका उड़ीसा में ही है। कोकोनट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको ब्लैक पेपर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बताया था मैंने आपको कोकोनट, ये याद रखना। कोकोनट यानी नारियल के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी जो स्टेट है वो आपका कर्नाटका है। दूसरा स्थान तेलंगाना का, सॉरी तमिलनाडु का आता है। और तीसरा स्थान आता है आपका केरला का। सर्वाधिक क्षेत्र जो है कोकोनट का वो केरला में है। देशों के संदर्भ में बात करेंगे तो फिलीपींस सबसे अग्रणी उत्पादक देश है नारियल का। दूसरा स्थान इंडोनेशिया का आता है। तीसरे स्थान पर अपना भारत है। अगर कोकोनट की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें, सर्वाधिक उत्पादकता पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो कहाँ पे होती है, वो आपका महाराष्ट्र में होती है। कॉफ़ी की बात करेंगे, कॉफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉफ़ी से जुड़े हुए देश जरूर पूछे जाते हैं। कॉफ़ी में कर्नाटक अग्रणी स्टेट है इंडिया में। केरला दूसरे स्थान पर आता है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। और देशों के संदर्भ में बात करेंगे तो ब्राज़ील सबसे पहले स्थान पर है, टॉप प्रोड्यूसर है। दूसरे स्थान पर वियतनाम आता है। तीसरे स्थान पर कोलंबिया। ओवरऑल कंट्रीज के हिसाब से देखें, भारत की रैंक कॉफ़ी के उत्पादन में 8वीं है। टोटल सिट्रस फ्रूट की बात करते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं सब मिला करके, टोटल खट्टे फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में आंध्र प्रदेश में। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। सर्वाधिक क्षेत्र देखेंगे तो वो कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में है। क्रूड पाम ऑयल, जो पाम ऑयल होता है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे कह सकते हैं ज़्यादा है उत्पादन के मामले में, टॉप प्रोड्यूसर है। दूसरा स्थान तेलंगाना का है। तीसरा स्थान आपका केरला का है। देशों में सबसे ज़्यादा क्रूड पाम ऑयल जो होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है इंडोनेशिया में। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन में देखेंगे आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। देशों में बात करेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा अंडा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में यूएसए का स्थान आता है। भारत का स्थान अंडा के उत्पादन में तीसरा है। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन की बात करते हैं, फिश की बात करते हैं, तो फिश के उत्पादन में इंडिया में आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी स्टेट है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। तीसरा स्थान आपका गुजरात का है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे अगर बात करी जाए इनलैंड फिशरीज की बात की जाए, यानी अंतर्देशीय जो मछली उत्पादन है, यहाँ पर समुद्र क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देश के भीतर भी तो बहुत सारी नदियाँ हैं और झीलें हैं, तालाब हैं, जो भी हैं। तो वो अंतर्देशीय जो वहाँ से जो भी मछली का प्रोडक्शन किया जाएगा तो वो अंतर्देशीय कहलाएगा। और जब हम भारत से बाहर, मतलब लैंड से बाहर जाएंगे और समुद्र में जो भी हम उत्पादन करेंगे मछली का, तो वो मरीन फिश प्रोडक्शन कहलाएगा। तो इनलैंड के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और मरीन के मामले में
गुजरात सबसे आगे है। यानी समुद्री क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, और अंतर्देशीय उत्पादन या इनलैंड प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अंगूर उत्पादन की बात करें, महाराष्ट्र सबसे आगे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्षेत्र है अंगूर का, है ना। देशों में बात करेंगे तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रेप्स का, इटली दूसरे स्थान पर आता है, यूएसए तीसरे स्थान पर आता है। अमरूद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जो जो जरूरी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अमरूद इंपॉर्टेंट है, अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। इंडिया में बात करें तो दूसरे स्थान पर आपका एमपी है, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अमरूद उत्पादन में भी यूपी एमपी ऊपर नीचे होता रहता है। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, चीनी के मामले में ऐसा होता है, कपास के मामले में ऐसा होता है ना। गन्ना के उत्पादन में ऐसा होता है क्योंकि जो स्टेट हैं, जो भी फर्स्ट सेकंड स्टेट हैं, तो कभी सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाता है, कभी फर्स्ट वाला सेकंड पे आ जाता है। ऐसा ही अमरूद के मामले में होता है, कभी एमपी कभी यूपी। तो यूपी वर्तमान में पहले स्थान पर है गुआवा प्रोडक्शन में, एमपी का स्थान दूसरा है, तीसरे स्थान पर आपका बिहार आता है। सर्वाधिक क्षेत्र जो है अमरूद का वो यूपी में है। देशों में बात करेंगे तो भारत अमरूद का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, दूसरे स्थान पर चाइना आता है। शहद के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर पंजाब है, और सर्वाधिक क्षेत्र के मामले में आपका यूपी है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी फसलों की बात करते हैं, तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, तो वहाँ पर यूपी सबसे बड़ा है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल का स्थान आता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का स्थान आता है। लीची इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लीची में बिहार सबसे आगे है, और दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर झारखंड, और सर्वाधिक क्षेत्र भी लीची का कहाँ पे है, बिहार में है। आम उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरा कर्नाटक का है। और यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि यूपी जो है आम के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, लेकिन आम का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में है। देशों में बात करेंगे तो पहले स्थान पर आम उत्पादन में इंडिया है, दूसरे स्थान पर चाइना है। मांस उत्पादन में देखेंगे, मीट प्रोडक्शन में, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन करता है, यूपी मीट प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल आता है। ओवरऑल कंट्रीज के हिसाब से देखें तो चाइना सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर है, दूसरे स्थान पर यूएसए है। मीट के प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो 5वीं है। अब बात करते हैं दूध की। दूध के प्रोडक्शन में राजस्थान आगे है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको देखिएगा थोड़ा सा। देखिए, एक जो डाटा आता है एनिमल हस्बेंड्री का, है ना, एनिमल हस्बेंड्री के डाटा के अकॉर्डिंग राजस्थान सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, यूपी दूसरे स्थान पर है। लेकिन जो हमारा बजट आया था 2023 का यूपी का, उस 2023 के यूपी के बजट भाषण में ये बताया गया था कि यूपी जो है मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओवरऑल इंडिया में, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। वैसे हम यूपी के बजट के हिसाब से ही चलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ दीजिए, और जैसा ऑप्शन में आए उस हिसाब से आप टैकल करिएगा इस क्वेश्चन को। तो मिल्क प्रोडक्शन में अगर बजट के हिसाब से देखें तो यूपी सबसे आगे है, और एनिमल हस्बेंड्री के डाटा देखें तो उस हिसाब से राजस्थान सबसे आगे है। देशों में बात करेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, लेकिन किस तरीके के मिल्क प्रोडक्शन में, भैंस के दूध के मामले में, गाय के दूध के मामले में यूएसए सबसे पहले स्थान पर है। और दूध की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, पंजाब में है, दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा स्थान राजस्थान का। पंजाब के वैसे भी मोटे तगड़े लोग होते हैं, तो दूध वहाँ पे ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक रबर जो होती है, नेचुरल रबर, ये केरला में सबसे ज़्यादा होती है, दूसरा स्थान त्रिपुरा का आता है, तीसरा स्थान कर्नाटका का आता है। क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में ही है। ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर प्रोड्यूसर कंट्री है आपका थाईलैंड, दूसरा स्थान आता है इंडोनेशिया का, तीसरा वियतनाम का। भारत की ओवरऑल रैंक कंट्रीज़ में देखेंगे तो 6th रैंक है, किसमें, नेचुरल रबर में, प्राकृतिक रबर में। प्याज के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, क्षेत्र भी महाराष्ट्र में ही है, और प्याज के ओवरऑल प्रोडक्शन में सभी देशों में इंडिया सबसे पहले स्थान पर है। प्लांटेशन, यहाँ बागानी फसलों की बात हो रही है, तो केरला सबसे आगे है, कर्नाटका दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। क्षेत्र के मामले में भी कर्नाटक पहले स्थान पर है। पोटैटो की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है पोटैटो, याद रखिएगा। आलू उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान बिहार का है। सर्वाधिक क्षेत्र आलू का यूपी में ही है। और ओवरऑल कंट्रीज़ में देखेंगे तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पोटैटो का, और भारत का स्थान आता है दूसरा, और यूक्रेन तीसरे स्थान पर है आलू उत्पादन में।
यहाँ पर आते हैं हम सिल्क के बारे में बात करते हैं, रेशम। ठीक है, तो देखिए रेशम के एक 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, जिसके मलबरी हो गया, एक इरी रेशम हो गया, एक टसर रेशम हो गया। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मलबरी रखा है। डाटा उनका भी अवेलेबल था, चाहे टसर की बात करें चाहे इरी की बात करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, मलबरी रेशम का। सबसे ज़्यादा मात्रा में इन तीनों प्रकारों में जो प्रोडक्शन रेशम का होता है वो मलबरी रेशम का होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिल्क यानी रेशम। मलबरी प्रकार की जो रेशम है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, असम तीसरे स्थान पर है। ओवरऑल कंट्रीज में बात करेंगे, चाइना सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। भारत का स्थान रेशम उत्पादन के मामले में दूसरा है, तीसरे स्थान पर आपका वियतनाम आता है। स्पाइसेस की बात करें, यानी जो मसाले होते हैं स्पाइसेस, उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। देखिए ये भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और इस वजह से इसको आप याद रखिएगा। मतलब लिखने में कन्फ्यूजन नहीं है, याद रखने में कन्फ्यूजन हो सकती है। मसालों का जब भी नाम आता है तो हम सीधा ध्यान हमारा किधर जाता है, केरल की तरफ जाता है ना। तो ओवरऑल स्पाइसेस की बात हो रही है, जो सभी मसाले होते हैं सब मिला करके मसाले जो हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है, उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और मसालों के उत्पादन में ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है, उसके बाद में इथोपिया और फिर तुर्की। चीनी उत्पादन में देखेंगे तो सबसे अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर कर्नाटका। और सर्वाधिक चीनी का क्षेत्र जो है, मतलब जो गन्ना का क्षेत्र जो है वो यूपी में ही है। इससे पहले हम जब गन्ना का प्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा है। और सबसे ज़्यादा देशों में बात करें तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील आता है। चाय उत्पादन में देखेंगे तो चाय उत्पादन में असम सबसे कह सकते हैं लीडिंग स्टेट है इंडिया का। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। सर्वाधिक क्षेत्र जो है चाय का वो असम में ही है। ओवरऑल कंट्रीज में देखें, चाइना सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। इंडिया जो है दूसरे स्थान पर आता है, केन्या का स्थान तीसरा है। टमाटर उत्पादन में देखेंगे तो टमाटर में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटका तीसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है टमाटर का। ओवरऑल कंट्रीज में चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, इंडिया की रैंक दूसरी है, टर्की की तीसरी है। अब इनमें से क्या क्या याद रखना है, आलू याद रखिएगा, सिल्क याद रखिएगा, और यहाँ से मसाले, शुगर गन्ना एक ही है। शुगर में भी यूपी जो है आगे है और गन्ना में भी यूपी आगे है। इधर से चाय का याद रखिएगा, टमाटर वमाटर इसको छोड़िएगा। टोटल फ्रूट्स में ये जो है टोटल वाले जो हैं जितने भी, वो आपको याद रखने हैं। टोटल फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल सभी फलों को मिलाया जाए तो कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक क्षेत्र जो फलों का है वो भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है। और ओवरऑल कंट्रीज़ में चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फलों का, इंडिया की रैंक दूसरी है, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर आता है। कुल फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु सबसे आगे है, और कुल सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। कुल सब्जियों के उत्पादन में बेशक उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है प्रोडक्शन के मामले में। क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ओवरऑल कंट्रीज़ में चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सब्जियों का, और इंडिया का स्थान आता है दूसरा। ऊन की बात करेंगे तो ऊन के मामले में राजस्थान अग्रणी स्टेट है, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर का नाम आता है, तीसरे स्थान पर आपका तेलंगाना आता है। तो ये जो है पूरा एग्रीकल्चर का अपडेटेड डेटा है, और आशा करता हूँ ये डेटा जो है आपके बहुत काम आएगा। और ये जो पूरा का पूरा मटेरियल मैंने तैयार किया है, आप जानते हैं इसको देख कर के आप ये स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके का डेटा तैयार करने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 600 वीडियो के आसपास मैं डाल चुका हूँ, लेकिन सिंगल वीडियो में अभी तक मैंने ये नहीं कहा है किसी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना ही मुझे कहना अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ अपना जो भी विचार हो, सुझाव हो, अपना जो भी रिस्पॉन्स हो आपका, वो ज़रूर वीडियो के नीचे दे दिया कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। RO का एग्ज़ाम जो भी है, UPPCS का जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ से मैं लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।